दोस्तों आज का पहला प्रश्न है यदि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है 12 वर्ष है और उसकी कलानुक्रमिक आयु जो होती है जिसे हम कहते हैं वास्तविक आयु ये 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। देखिए इसके लिए मैंने बहुत पहले आप लोगों को फॉर्मूला समझाया है कि जो भी उसका मेंटल एज होता है मानसिक आयु होती है और जो उसकी रियल एज होती है इनटू आपको क्या करना है 100 करना है। यहाँ इसका मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष है और एक्चुअली इसका रियल एज कितना है 10 है और यहाँ कितना हो जाएगा 120 एंड देन इसको आप कर दोगे यहाँ पर क्रॉस कर दोगे, सॉरी फॉर दैट यहाँ पे 100 है एंड 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ बचता है आपके पास 12 इंटू 10 इक्वल से कितना होता है 120। इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना ये एमपीटीईटी वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 के लिए बहुत ही अमेजिंग है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको आफ्टर वेरिफिकेशन मिलते हैं जो आपको व्यापम ने जो आपकी फाइनल आंसर की रिलीज की है ना उसे हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया गया है। तो अगर आप भी अगर इस तरह के पेपर देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए आज 30 क्वेश्चनों का टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर जानिए कि आप कितने पानी में हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 हम देखेंगे। ये कहते हैं बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला एक मस्तिष्क का ग्रे मैटर खालिस्तान शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। ये कहता है पर्याप्त नींद लेने में, स्वस्थ आहार लेने में, तनाव से बचने वाले बच्चों में, या डी कहता है नियमित रूप से व्यायाम करने वाले में। अगर आप देखेंगे ये पूछ रहा है हमसे कि बुद्धि और स्मृति में नियंत्रण आपका होगा, ठीक है, आपके मस्तिष्क में आपका नियंत्रण होगा तो किस 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 तरह के विद्यार्थियों में ये गुण पाया जाएगा। तो ये गुण पाया जाता है ना जो आपको ना नियमित रूप से जो बच्चा व्यायाम कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है उन बच्चों में मुख्यतः ये क्वालिटी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह खालिस्तान वह है जो अधिक खुला है, मिलनसार है, उद्यमशील है, हंसमुख है और काफी आत्मविश्वास वाला है। तो वो कौन है? अंतमुखी है, अंतमुखी बाह्यमुखी दोनों है, बाह्यमुखी है या उभयमुखी है। देखिए अगर हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है जो लोगों से मिलना जुलना घुलना, लोगों से कहना चाहिए बातचीत करना, सामाजिक कार्य करना बड़ा पसंद करता है। तो वो चीजें अगर किसी के अंदर होती है तो वो व्यक्ति होता है बाह्यमुखी। कैसा होता है? बाह्यमुखी होता है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है एब्सोल्युटली राइट है। देखिए आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ना एमपीटीईटी की और सक्सेस पाना चाहते हैं, 120 130 अंक तक लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल आपको अंत तक आपके साथ रहेगा। अगर आपको देखना है एसएसटी के वीडियो पेपर 2 के लिए तो कमेंट में लिख के जाइएगा, वो भी हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जुनूनी बाध्यकारी विकार जिसे आप ओएसडी कहते हैं ये सफलतापूर्वक इलाज का उपयोग करके किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सॉरी ओसीडी जो है इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका इलाज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ आप संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। बाकी की जो थेरेपी वगैरह लिखी है, दवा लिखी है, थेरेपी लिखी है, इसके थ्रू ही नहीं होता। जो आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है ना उसके थ्रू आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। आगे हम चलेंगे। समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण आपसे पूछा जा रहा है। कोई बच्चा अगर समस्या समाधान कर रहा है तो उसका दूसरा चरण क्या होता है आपको ये बताना है। देखिए अगर आप बात करेंगे सबसे पहले ना क्या होता है परिकल्पनाओं को समझना पड़ता है, परिकल्पनाओं को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ये आपका पहला चरण होता है। अब दूसरा चरण हमसे पूछ लिया गया है तो दूसरा चरण यहाँ पर आपके पास जो निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही जवाब निकल कर आता है ए, परिकल्पनाओं का निरूपण करना। परिकल्पनाओं का निरूपण करना ये समस्या समाधान का दूसरा चरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही है। आगे चलते हैं। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटनाओं का भंडार होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 तरह की स्मृति के बारे में बात की गई है। एक ऐसी स्मृति जो आपके अनुभव के आधार पर हो, ऐसी स्मृति के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है जिसमें आप आपके जीवन में किसी प्रकार का अनुभव आपको प्राप्त हुआ हो और वो आपकी स्मृति में संजोया हुआ है। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो जवाब यहाँ निकल कर आता है प्रासंगिक स्मृति। क्या निकल कर आता है? प्रासंगिक स्मृति निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। प्रासंगिक स्मृति इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। प्रासंगिक स्मृति एक ऐसी स्मृति होती है जो आपके अनुभव पर आधारित होती है और अनुभव जो भी जीवन में आपके अनुभव हुआ है ना उसका भंडारण आपके पास है आपकी मेमोरी में, तो उसे आप कहते हैं प्रासंगिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 6 था, लाजवाब प्रश्न था, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया होगा। आगे चलते हैं। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है?
जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोहलबर्ग ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 3 चरणों की बात की थी, जिसमें पूर्व परंपरागत चरण, एक आता है परंपरागत चरण और एक आता है उत्तर परंपरागत चरण। ये 3 तरह के परंपरागत चरणों के बारे में बात की गई थी। हालांकि ये वाला जो चरण है ये कोहलबर्ग का नहीं है। तो पहला चरण होता है पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा चरण होता है आपका परंपरागत चरण और तीसरा आता है, इसे कहते हैं उत्तर परंपरागत चरण या नैतिकता, या इसे पश्च परंपरागत चरण के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों चरण याद रखिएगा। हर चरण के 2-2 स्तर है। इस तरीके से जो स्तर आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो 6 स्तर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि कोहलबर्ग की थ्योरी अगर आपको पूरी देखना है तो चैनल में अपलोड है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। रात 9 बजे लाइव क्लासेस भी होती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना और अपने सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए किया है? ए चेतना, बी आइसबर्ग, बी लिबिडो और डी यहाँ पे होता है लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का जवाब आप लोग मुझे देंगे। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आइसबर्ग। आइसबर्ग इसके लिए एब्सोल्युटली राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? अब ये कह रहा है कि कौन सा सामाजिक प्रेरक है जो दूसरों को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है और उन्हें प्रभावित भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का जवाब जल्दी से मुझे आप देंगे। देखिए, दूसरों को प्रभावित आप कैसे कर सकते हैं, दूसरों को नियंत्रित आप कैसे कर सकते हैं? पावर के थ्रू। इसके थ्रू, शक्ति के थ्रू। आप देख रहे हैं ना, शक्ति से ही आज सारा नियंत्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास रखते हैं वे खालिस्तान दर्शाता है। वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास रखते हैं वो खालिस्तान दर्शाता है। देखिए, ऐसे माता पिता या ऐसे टीचर जो मान लेते हैं कि बच्चों को दंड देकर कंट्रोल करते हैं, मारकर पीटकर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 10 की बात करेंगे तो अधिकारिक परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकारिक परिवेश कह सकते हैं। आपने एक ऐसा परिवेश बना रखा है जहां आपकी चल रही है या आपका नियंत्रण है, आप ये कह सकते हैं अधिकारिक परिवेश के रूप में। आगे चलते हैं। ये कहते हैं, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ को दिखाना चालू कर देता है? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आता है 6 मंथ में। 6 महीने में बच्चा जो होता है ना, ये अपनी भाषा की समझ दिखाना चालू कर देता है। आगे चलेंगे, कौन सा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में नहीं है? देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उस शिक्षा को आप समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा में भेदभाव नहीं होता है, समान अवसर होते हैं, सभी बच्चों की जरूरतों का ध्यान भी रखा जाता है। पर यह कह रहा है कि सेपरेट क्लासरूम फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा ब्लाइंड बच्चा है, जड़ बुद्धि का बालक है, गूंगा बच्चा है, तो वो भी अन्य समान बच्चों के साथ कक्षा में नियमित विद्यालय में पढ़ेगा। उसको किसी भी प्रकार की कोई अलग स्कूल की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बन गया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लगातार बताते चलेंगे कैसा लग रहा है आपको वीडियो। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह एक कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा? ए कहता है परिवार, बी कहता है बुद्धि, सी कहता है अधिकारवादी परिवेश शैली और डी कहता है सहकर्मी और रिश्ते। देखिए, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में, आपके जीवन में बहुत निराशा है, तो हो सकता है कि आपकी परिवार आपकी हेल्प करे, आपकी बुद्धि आपकी हेल्प करे, आपके सहकर्मी आपकी हेल्प करे। पर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है अधिकारवादी परिवेश शैली, ये आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, उल्टा ये आपको तनाव को बढ़ा सकता है अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई नियंत्रित कर रहा है, आदि चीजें। आगे चलेंगे। ये कहता है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है, चाहे वह दाईं ओर हो, चाहे बाईं ओर हो, चाहे उल्टी हो, चाहे सीधी हो। तो उनमें कौन सा सिद्धांत की समझ आ गई आपको ये बताना है। सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा सा कफिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिए, वस्तु स्थायित्व, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक अलग चीज है, और यह आगमनात्मक तर्क और निम्नात्मक तर्क भी बहुत अलग चीज है। इसका सीधा संबंध है आपका कंजर्वेशन से, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण वह गुण होता है जब आप ये समझने लग जाते हैं कि किसी भी वस्तु का आकार, शेप, साइज बदल सकता है पर मात्राएं वही होती है। उस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आप में संरक्षण की क्वालिटी आ गई है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 1 लीटर पानी है, एक बहुत लंबा सा बॉटल है जिसमें 1 लीटर पानी रखा हुआ है।
इसी 1 लीटर पानी को एक छोटे से पर चौड़े बर्तन में आप डालोगे, बच्चा कहेगा कि भाई दोनों में समान मात्रा में पानी है, क्योंकि उसे पता हो चुका है कि इस लंबी बॉटल की आकृति चेंज हो गई है, साइज चेंज हो गया है, पर मात्रा वही है। तो उसे आप ना उस दिन कहोगे कि संरक्षण का गुण आ गया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक 500 का नोट रखा हुआ है और यहाँ बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं और ये सिक्के लगभग 300 रुपए के हैं। बच्चा अगर संरक्षण का गुण नहीं आया ना, उसे चूज करने के लिए कहेंगे तो वो सिक्का चूज करेगा, पता है, क्योंकि उससे सिक्के ज्यादा दिख रहे हैं। तो उस समय आप कह सकते हैं कि संरक्षण की क्वालिटी नहीं आई है, पर जिस दिन वो ये 500 का नोट ही समझ लेगा कि इससे ज्यादा है और ये 500 रुपए ही वो चूज करेगा, तो आप कहोगे कि संरक्षण की क्वालिटी आ चुकी है उसके अंतर्गत। ये चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखना चाहूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी निर्धारण या फिक्सेशन निर्भरता में सुधार होता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है। पहली बात मैं आपसे पूछूंगा कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट बॉक्स में पहले आप लिखेंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 आएगा ओरल। ओरल आप कह सकते हैं, मौखिक कह सकते हैं, तो इस निर्धारण में सुधार होता है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। ये खालिस्तान सिद्धांत के कारण होता है। आपने देखा कि 4 साल का बच्चा जो कर रहा है, लगभग दूसरा बच्चा भी 4 साल का उसके आसपास ये चीजें करता है। तो ये किस सिद्धांत की, और आप बता सकते हो कि 4 साल में बच्चा ऐसा करेगा, 6 साल में बच्चा ऐसा करेगा। आप ये कह सकते हैं, उसे आप कहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न, उसे आप कहते हैं एक समान पैटर्न की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। एक विद्यालय में बच्चों की समस्या का निर्धारण कौशल का सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है और उसकी समस्या समाधान करने का जो कौशल है उसमें आपको सुधार करना है। ये कह रहे हैं गणितीय समस्या का समाधान करना अगर आप ही समाधान कर दोगे तो बच्चा में सुधार कैसे होगा, आप ये बताइए। उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। तीसरा कहता है उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना। सोच की प्रक्रिया में स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त रखना। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सबसे सही जवाब है। अब कुछ बच्चों को इसमें ऑप्शन नंबर बी लग रहा होगा, मैं जानता हूं, वो कह रहे होंगे कि सर ये सबसे सही विकल्प होना चाहिए क्योंकि वो सीटीटी भी पढ़ रखा है, पेडागोजी पढ़ रखी है आपने, पर ये एमपीटीईटी का पेपर है भाई, और एमपीटीईटी में इस विकल्प से ज्यादा बेहतर ये विकल्प है, रियली है। जानते हो कैसे? देखिए, एक तो आप क्या कर रहे हो, सोचने की प्रक्रिया में ना आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे चरणों में आप फॉलो कर रहे हो। जैसे समस्या समाधान होते हैं ना, पहले आप समस्या को पहचान रहे हो, फिर समस्या का परीक्षण कर रहे हो, फिर समस्याओं को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हो, फिर उसका समाधान कर रहे हो, और समाधान करने के बाद आप जानते हो क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली निष्कर्ष निकाल रहे हो। तो इस तरीके की चरणों का जब आप सामना करते हैं ना, तो एक अच्छे समस्या समाधान करता आप बन जाते हैं। ये एक पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप अपने समुदाय से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने अराउंड से कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन जो है एब्सोल्युटली राइट निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कहता है। ये कहता है, खालिस्तान का मानना था कि व्यक्ति चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। तो आप मुझे बताइए किसका मानना था। ये कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड और लेव वाइगोत्स्की का। देखिए, ये हालांकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और इसका एक राइट आंसर मैं आपको बता दूं, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का ये मानना था कि व्यक्ति चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के जो प्रभाव पड़ते हैं ना, वो लंबे समय तक उसके जीवन में रहते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड ने कहा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। देखिए, निर्देशात्मक विकास जो होता है ना, जिसे आप डेवलपमेंट इंडिकेटर कह सकते हैं, इंडिकेट्स कह सकते हैं, ये आपकी ना विशिष्ट गुणों को इंडिकेट करता है। कैसे करता है? विशिष्ट गुणों को, आपकी विशिष्ट क्वालिटी को इंडिकेट करता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहते हैं, जब पर्यावरण प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या कह रहा है? जब पर्यावरण प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप से जाना जाता है। ऑपरेटिंग कंडीशनर कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, प्रश्न और त्रुटि अधिगम कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं, या क्लासिकल कंडीशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले आप समझेंगे। आप ना अपने पर्यावरण प्रभाव के कारण क्या कर रहे हैं, आपके सीखने में सुधार हो रहा है। मतलब आपका समाज जो है, समाज के जो लोग हैं, या समाज में जो आपका एक्चुअली अंतःक्रिया हो रही है ना, जो जिसे आप सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, 4 लोग मिल रहे हैं, मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं, उसके अनुभव के थ्रू आप सीख रहे हैं, तो इसे आप लोग ना सोशल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही जवाब है। आगे चलेंगे।
एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकताएं होगी और विभिन्न छात्रों के साथ जुड़ना होगा। देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों की समझ रखता है कि आपको आपका छात्र कैसा है। इस चीज़ की आपको अगर समझ है, इस चीज़ का पता है आपको, तो डेफ़िनेटली आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ एक भावी शिक्षक के रूप में आपको समझ की आवश्यकताएँ होती है कि विभिन्न छात्र कक्षा के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये। हालाँकि निम्नलिखित में से कौन-सा गहन चिंतन कौशल का उदाहरण नहीं है? देखिए, गहन चिंतन मतलब जिसमें डीप थिंकिंग हो रही है। आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, पर अगर आप ना तत्काल योजना तैयार कर रहे हो ना, तो ये डीप थिंकिंग का काम नहीं है भाई, ये तो आपने इमीडिएटली कर लिया है। तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डीप थिंकिंग, ये कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचार और भावनाओं को से अवगत है, तो इसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा पहचान रहा है कि दूसरे व्यक्ति के विचार और उनकी भावनाओं को पहचान पा रहा है, उनसे अवगत हो पा रहा है, तो इसका सही जवाब जो निकल कर आता है ना, उसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसे कहते हैं आप यहाँ पे आत्म प्रतिबिंब कह सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहते हैं हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करेंगे, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। देखिए, साफ शब्दों में बात कही गई है कि हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब हम बुद्धिमत्ता परीक्षण कर रहे हैं, तो भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए, जिससे उसका एक आप सही तरीके से मेजरमेंट कर सकें, आदि चीजें कह सकते हैं। यहाँ आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन असफलता के प्रभाव को निर्धारित करता है? एक कहते हैं आवंटित समय उस कार्य से अधिक और वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। दूसरा कहते हैं कार्य के पैटर्न और व्यवस्था है। तीसरा कहते हैं चुनौती या बच्चे से जो करने के लिए कहा गया है आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है। और चौथा कहता है कार्य में सुगमता का स्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का जवाब यहाँ पे क्या होगा, आप ये बताइए। देखिए, इन्होंने कहा कि विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है जब चुनौती बच्चों के लिए क्या होती, आकर्षक और प्रासंगिक नहीं होती, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हाँ, उस चीज को, चैलेंज को सॉल्व करने के लिए उतना मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी सहज ज्ञान युक्त और कैसा होगा? मतलब ये कहना है कि विद्यार्थी है जिसके पास एक नेचुरल तरीके से सीखने का पावर है, एक चीजों को कनेक्ट करता है और वो सीखता है। देखिए, यहाँ पे जब कहा जाए कि वो बड़ी तस्वीरें देखता है और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखता है, ये कहता है कि मूर्त तथ्यों का विवरण पर ध्यान केंद्रित करता है, चीजें देखता है, वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता है, चीजें को विशिष्ट शब्द ढंग से देखने की कोशिश करता है। आपका ये प्रश्न जो होगा, आप लोगों को सोचने में मजबूर कर रहा होगा। कितने बच्चे हैं जिसे सोचने में मजबूर कर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा। और देखिए, यहाँ जो आप एमपीटीईटी की मेरे साथ तैयारी करेंगे ना, उसमें एक अलग ही मजा रहेगा। साथ साथ में क्या होगा, सक्सेस की गारंटी रहेगी। सक्सेस की गारंटी रहने वाली है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट लगा दीजिए। ये बड़ी तस्वीरें देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रियाओं को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए एब्सोल्युटली राइट है। जब आप किसी तस्वीर को देख रहे हो, उसमें आप ना कनेक्ट कर पा रहे हो तस्वीर से कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, ये सारे आप काम कर रहे हैं ना, तो आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि एक शिक्षार्थी जो होता है ना, सहज ज्ञान युक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ काफी हद तक, पर ये जो कथन जाता है लेव वाइगोत्स्की के नाम जाता है। किसके नाम जाता है? लेव वाइगोत्स्की के नाम जाता है। पर इसकी जो फाइनल आंसर की आप चेक करेंगे, जो एमपीटीईटी ने दिया हुआ है, वो जीन पियाजे है। तो जीन पियाजे का आंसर ही हम फाइनल रखेंगे, क्योंकि आपकी जो फाइनल आंसर की है, जो एमपीटीईटी क्योंकि पेपर वही बनाएगा, वही चेक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलो, ज्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण समस्या को हल करने के लिए विधि का गलत लाभ है? समझ रहे हो, गलत लाभ है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 की अगर हम बात करेंगे, आप मुझे बताएंगे, अगर आप कह रहे हैं कि सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ये बात तो यार गलत है कि समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते हैं आप।
ठीक है, इस विधि को में लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। गलत लाभ यहाँ पर ये होगा, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया में दिलचस्पी बढ़ेगी, ये भी ठीक है। पर ये वाला देखिए, इस पद्धति का उपयोग करने में अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आपको सीखने का मूल्यांकन आसान बनाना किसी भी समस्या के हल तक पहुँचने का एक कारण नहीं होता है। इसलिए ये लाभ जो दिखा रहे हैं ना, वो रॉन्ग है, गलत है। आगे चलते हैं। बच्चों में शब्द को खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान के दौरान होता है। देखिए आप ना किसी शब्द को खोज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप क्या करते हैं, डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार होता है ना जहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पढ़ने में आपको डिफिकल्टीज होती है, शब्दों को पहचान नहीं पा रहे हो, बी को डी पढ़ रहे हो, डी को बी पढ़ रहे हो, एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम पढ़ रहे हो, मतलब एक यहाँ पे अगर हम कहेंगे डिसलेक्सिया जो है एक पठन विकार है, एक रीडिंग विकार है, डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं पाता है। हम बात करेंगे दूसरे नंबर में डिस्कैकुलिया के, जिसमें बच्चा एक्चुअली क्या करता है, मैथमेटिक्स नहीं कर पाता, गणित नहीं कर पाता सही ढंग से, ये चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ डिस्नोमिया की। डिस्नोमिया जो होता है ना, एक प्रकार का ऐसा विकार होता है जहाँ बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को खोजने में समस्या का सामना करते हैं, तो डेफिनेटली वो डिस्नोमिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन जरूर है आपके लिए, पर बढ़िया है। अब देखिए यहाँ क्षैतिज डेकल, डेकल का अर्थ क्या होता है आपको पता है, अंतर या अंतराल आप इसे कह सकते हैं। तो क्षैतिज अंतराल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ आपको, पर आपको मैं हिंट करके जा रहा हूँ। बहुत चर्चाओं में रहते हैं वो मनोवैज्ञानिक, वो प्रोफेसर, जिन्होंने यहाँ पे डेकल, क्षैतिज डेकल, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्षैतिज अंतराल की बात की हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। आपसे मुलाकात करूंगा मैं रात 9 बजे की लाइव क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मोटिवेट करता है। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक्स में चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।